बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जय जवान जय किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला जिला के मछली पालकों के लिए वेद व्यास आवास योजना। रांची के बेड़ों में हुआ बत्तख चूजों का वितरण। धान के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद राजश्री। अब समाचार विस्तार से। गुमला जिले में वेद व्यास आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गुमला जिले के वैसे मछली पालक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों और उनके पास पक्का घर नहीं है, सरकार उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए गुमला के मछली पालक जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। बीते दिनों रांची जिला के बेड़ो प्रखंड मुख्यालय में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुपालकों के बीच 90% अनुदान पर बत्तखों के चूजे बांटे गए। लाभुकों से शेष 10% अंशदान लिया गया। बत्तख चूजों का वितरण पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर संजय उरांव की देखरेख में ग्राम प्रमुख विनीता कश्यप और मुखिया नीरज कुजूर ने किया। किसान भाइयों, ऐसे कई मोटे अनाज वाले फसल हैं जिनकी खेती करके आप पारंपरिक फसल धान गेहूं से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इन फसलों में मड़ुआ, सामा, बाजरा, ज्वार जैसी फसलें हैं। इनके उपज का मूल्य संवर्धन करें, इससे नया खाद्य उत्पाद तैयार करें। किसान भाई, इसका जो आर्थिक जो आमदनी है उसको अगर देखा जाए तो जो परंपरागत हम लोग धान गेहूं लगा रहे हैं और मोटे अनाज में देखा जाए तो मोटे अनाज में इसका रूप 2-3 हो सकता है या किया जा सकता है, जिसमें हम लोग भी आपका प्रशिक्षण के माध्यम से, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग भी बहुत हेल्प कर पाएंगे। जैसा कि ये इसका बाई प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन जिसको बोलते हैं, मूल्यवर्धन करके, जैसे रागी हैं तो उसका लड्डू बना करके, सामा का अलग अलग प्रोडक्ट बना करके, या ज्वार बाजरा हैं उसका भी बहुत तरह का ये बना करके आइटम बना करके उसको भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, जिससे कि आप फ़ायदेमंद रहेंगे। और नो डाउट इसमें उसकी अपेक्षा जो धान गेहूं की अपेक्षा ज़्यादा उपज की अपेक्षा और दूसरे रूप में जो इनकम आना है वो स्वाभाविक है कि मिलेगा। किसान भाइयों, वर्षा जल उपलब्ध होते ही जल्द से जल्द टार खेत और दोन खेत में बुआई कर लें। टार खेत के लिए बिरसा धन 1, बिरसा किसान धान 109, बिरसा विकास धान 110 या वंदना लगाएं, जबकि दोन एक खेत के लिए उन्नत प्रभेद राजश्री 1, स्वर्णा या संभा महसूरी लगाएं। बिरसा धान 1 75 दिन में तैयार होता है और उसकी उत्पादन क्षमता 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिरसा किसान धान 109 85 दिन में तैयार होता है और उसकी उपज 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिरसा किसान धान 110 89 दिन में तैयार होता है और उसकी उपज 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। वंदना 90 दिन में तैयार होता है और उसकी उत्पादन क्षमता 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि राजश्री 1 40 दिन में तैयार होता है और उसकी उपज 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। स्वर्णा और संबा महसूरी 145 दिन में तैयार होता है और उसकी उत्पादन क्षमता 60 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। धान की खेती के लिए पहले जुताई करना हो तो राज्य के किसान मोल्ड बोल्ड हल का उपयोग करें।
इससे आप अपने खेत की गहरी जोताई कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में पत्ती अंगमारी और फल सड़न रोग के रोकथाम के उपाय के बारे में। मिर्च फसल में पत्ती अंगमारी और फल सड़न रोग लगने का खतरा रहता है। किसान भाई, आप जब अपने मिर्च फसल में इन रोगों का लक्षण देखें तो इनके रोकथाम के लिए 0.02% मैकोजेबिया कैप्टन नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और वहीं देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने
और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, खेती बाड़ी आप करते हैं और उसमें खाद का भी प्रयोग करते हैं। रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, फसल में उस तरह की पौष्टिकता नहीं रहती है और ना ही स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक होता है। लेकिन अब ऑर्गेनिक खेती जो है वो किसानों ने शुरू कर दी है। ऑर्गेनिक खेती करने से एक तरफ जहाँ मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, वो पौष्टिक भी होता है, स्वाद भी अच्छा होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और यहाँ पर अब जो किसान ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दिए हैं और ऑर्गेनिक खेती करने से एक तरफ जहाँ उसकी पैदावार बढ़ रही है, मुनाफा भी बढ़ रहा है और स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो किसान आत्मनिर्भर बनते जाते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए फीचर के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करके आप भी आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। अपने प्रदेश झारखंड का एक जिला है लोहरदगा। इसके भंडरा प्रखंड के धनमुंजी ग्राम के किसान काफी जागरूक हो गए हैं। यही वजह है कि ये लोग रासायनिक खेती से होने वाले दुष्परिणामों को भली भांति समझने लगे हैं। ये अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि यदि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करनी है तो रासायनिक खेती के बदले जैविक खेती को अपनाना होगा। जैविक खेती जिसमें खाद और दवाइयां रसायन मुक्त होती हैं और प्राकृतिक तरीके से निर्मित होती हैं। ऐसी खेती से फसलों की गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ भूमि की उपज क्षमता भी बढ़ती जाती है और खेती की लागत काफी घट जाती है। ऐसी खेती के उत्पाद की बाजार में मांग भी अधिक होती है और इसकी कीमत भी। वस्तुतः ऐसी खेती लाभदायक खेती होती है। धनामुंजी ग्राम के संदीप लकड़ा ने जब जैविक खेती की खूबियों को पहचाना तो उन्होंने अपनी भूमि पर जैविक खेती की शुरुआत कर दी। आज इस पद्धति से ये अपने खेतों में 8 से 10 प्रकार की सब्जियां उपजा रहे हैं तथा अपनी भूमि पर फलदार वृक्ष भी लगा चुके हैं। इसमें इन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। सर देखिए, जो जागरूक कस्टमर होगा आप उसको अगर बताइएगा कि जैविक है तो जैविक के नाम से वो जल्दी बिक जाता है। कारण उसका ये है क्योंकि वो सीधे हमारे सेहत पे असर डालता है। हमारे घर में जैविक इस समय मेरे खेत में लगभग आपको मतलब 8-10 प्रकार का सब्जी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको खीरा मिलेगा, झींगी मिलेगा, गोंगरा मिलेगा, लौकी मिलेगा, मिर्चा मिलेगा, फिर करेली मिलेगा, बोदी मिलेगा, टमाटर मिलेगा। तो आपको सारा प्लॉट यहाँ देखने को मिलेगा और सारा आपको ऑर्गेनिक ही मिलेगा। ऑर्गेनिक मिलेगा और बढ़िया प्लॉट देखने को मिलेगा आपको। मेरे यहाँ आम का बागान आपको मिलेगा। काफ़ी 3-4 एकड़ में आम का बागान है मेरा। हमारे यहाँ सर आम में आपको हिमसागर मिलेगा, लंगड़ा मिलेगा, लंगड़ा बोले तो मालदा, फिर हिमसागर मिलेगा, लंगड़ा हो गया, फिर वैसाखी हो गया। संदीप लकड़ा जैविक खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद खुद तैयार करते हैं। ये इसके लिए गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, ये कीटनाशी भी प्राकृतिक तरीके से ही तैयार करते हैं। इन्होंने इसका प्रशिक्षण समय समय पर सरकार द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लिया है। नहीं सर, ये खाद हम खुद ही तैयार करते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग गोबर यूज़ करते हैं, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, सबसे ज़्यादा वही यूज होता है। उसके बाद में फिर हल्का फुल्का क्या बोला जाए, ऑर्गेनिक में ही हल्का फुल्का कीटनाशक सब, बाकी तो और कुछ नहीं यूज होता है। सर सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जो आते हैं हम लोग को प्रशिक्षित करते हैं या हम लोग भी जाते हैं कभी, तो वो लोग बताते हैं कि कैसे आपको क्या करना। कोई नया टेक्नोलॉजी आता है वो भी बताते हैं। जैसे कि पहले यहाँ गांव में कोई ड्रिप नहीं यूज़ करता था, तो ये सरकार का ही पहल था। अब वो हम लोग उसके लिए तैयार हुए तो वो हम लोग को दिए। इसमें सरकार का बहुत हाथ है सर, बहुत सा काम है जो सरकार हम लोग को दे रहा है। जैसे कि ड्रिप, खास करके वो ड्रिप आने के बाद हम लोग का जो हम लोग पहले कम करते थे, ड्रिप आने के बाद में अब हम लोग बड़े पैमाने पे इसको कर पाते हैं। संदीप लकड़ा
एक पढ़े लिखे युवक हैं। ये पहले नौकरी किया करते थे। जब इन्हें महसूस हुआ कि नौकरी से बेहतर खुद की खेती है, तो इन्होंने अपनी भूमि पर खेती की शुरुआत कर दी। पढ़े लिखे होने की वजह से इन्होंने अपनी खेती में नई तकनीकों का समावेश किया। ये अपनी खेती में ड्रिप तथा मल्चिंग का इस्तेमाल करने लगे। इससे इनकी खेती की लागत घटी और मुनाफा बढ़ गया। ट्राई किए थे सरकारी जॉब के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद में फिर हम अपने खेत में लगे काम करने, और कुछ दोस्तों से मिले तो वो लोग ड्रिप से खेती करते थे। तो पहले थोड़ा सा जगह में हम ड्रिप से खेती करके देखे और रिजल्ट अच्छा था हमको, तो सोचे कि चलो इसको बड़े पैमाने पे करते हैं। तो आज मेरे पास में 6-7 एकड़ का प्लॉट है जिसमें हम ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं, तो रिजल्ट अच्छा है। अब जॉब तो नहीं करना है, अपने खेती से हम खुश हैं। पहले हम जॉब में थे, उसके बाद में फिर हमको दिक्कत होता था वहाँ समय से जाना समय से आना, घर में अकेले थे। तो फिर बाप दादा का खेत था, तो सोचे कि चलो खेती करके देखते हैं। 1 साल नहीं हो पाया कुछ, दूसरे साल में कोशिश किए, अच्छा हुआ। अब तो हमको 4 साल हो रहा है, 4 साल में रिजल्ट अच्छा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट की ओर से या सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं हैं। सर लोग आते हैं, बताते हैं कि आप ड्रिप से खेती करो। यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से हम बहुत सा वीडियो देखे हुए थे। उसके बाद में फिर जब ऐसा ऑफ़र आया कि आप ड्रिप यूज़ करो, तो फिर हम ड्रिप यूज़ करने लगे। तो अभी ड्रिप से खेती अच्छा हो रहा है। पानी बहुत कम पानी में ज़्यादा खेती हो पाता है, लेबर कम है, कॉस्ट कम पड़ता है, पैदावारी अच्छी है। ये जैविक खेती के साथ साथ नर्सरी का काम भी कर रहे हैं तथा अपने तालाब में मछली पालन, बत्तख पालन करने का इरादा रखते हैं। इन सब से आज ये साल में 8 से 10 लाख रुपए आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इस खेती ने इनकी जिंदगी बदल दी है और इन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है। सर जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें नर्सरी तैयार करते हैं क्योंकि खुले में कभी धूप ज़्यादा हो जाता है या बारिश ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान होता है, जल्दी वो ग्रोथ नहीं करता है। अब इसके होने से आसान हो जाता है उसका देखभाल करना। सर ये छोटा सा तालाब है, हम इसमें पानी स्टॉक करते हैं। उसके बाद में फिर ड्रिप के द्वारा ये हमारे खेत में जाता है। इस पर आप बत्तख यूज़ कर सकते हैं, बत्तख पाल सकते हैं। फिर मछली भी है। सर वो हर साल फ्लक्चुएट करता है क्योंकि हम औसत सर देखा जाए तो 8-10 के आसपास हर साल का रहता है। तो आपके उम्र के जो लोग और युवा किसान, सर हमारे यहाँ 10 से 12 लोग डेली खेत पे काम करते हैं। ठीक है, 5-6 एकड़ का प्लॉट है। सीजन वाइज वो बढ़ता भी है घटता भी है, लेकिन 10 से 12 लोग का ग्रुप मेरे खेत पे डेली काम करता है। इसी तरह से धनामुंजी ग्राम के दिनेश उरांव भी एक जागरूक किसान हैं। इन्होंने अपनी खेती को आधुनिक खेती में परिवर्तित कर दिया है। ये अपनी भूमि पर सब्जियों की खेती कर रहे हैं तथा इन्होंने इसमें फलदार वृक्ष भी लगाए हैं। हम वेजिटेबल करते हैं, साग सब्जी का। पहले और अभी में बहुत अंतर है। पहले ट्रैक्टर से थाने समय ज़्यादा लगता था, अभी ट्रैक्टर है, मैंने बहुत अभी आधुनिक युग जैसे है ना, उसी तरह से अभी तुरंत हो जाता है। और तो मेरा मन में हुआ कि अरे ये लोग दूसरा से करवा के ये लोग बेनिफिट कमा लेता है, हम तो अपने करते हैं, क्यों नहीं हम अपने से करें। वही लोग को देख के मेरा प्रेरित हुआ कि चलो हम इस ढंग का खेती करें। ये जैविक पद्धति से खेती कर रहे हैं। इसकी वजह से इनके पौधों की बढ़वार तथा गुणवत्ता दोनों ही अच्छी होती है। इससे इनके पौधों में बीमारी भी कम लगती है। स्वभावतः इससे इनकी खेती की लागत घटती है और मुनाफा बढ़ता है। फलदार या कोई भी पौधा ना ग्रोथ नहीं करता था, और इसमें क्या है ग्रोथ बहुत ज़्यादा करता है। माने 1 किलो जहाँ पैदा होना चाहिए वहाँ कम से कम 10 किलो पैदा हो जाता है, और सुंदर और क्वालिटी इसका ज़्यादा रहता है। और तो बाज़ार में ले जाइएगा तो आजकल क्वालिटी सुंदर रहेगा, उसी का दाम भी बढ़िया मिलता है, और हर चीज़ में इसमें फ़ायदा ज़्यादा। उसमें जैविक खाद में क्या है ना, बीमारी जैसे मान के पैदा कर रहे हैं सब्जी, तो खाएगा कौन? बैल बकरी नहीं ना खाएगा, आदमी ही खाएगा। इसमें बीमारी कम आता है ना इससे। और रासायनिक खाद से क्या है कि उसमें बीमारी ज़्यादा ये होता है।
इसीलिए धीरे धीरे सोचे कि भाई इसको बेचना भी है और खाना भी है, बीमारी को भी रोकना है ना। कारण कह के हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, वैसा पहले जैसे अनपढ़ नहीं है। ये बताते हैं कि जैविक खेती में खाद का असर धीरे धीरे होता है, परंतु इसके उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होती है। ये रासायनिक की तुलना में ज्यादा दिनों तक टिकते हैं। यूरिया में क्या है ना, आपको दीजिएगा 3 रोज में उसका असर दिखा देगा, और जैविक में आपको कम से कम 10 से 12 रोज टाइम लगेगा ये होने में। तो उसमें तुरंत असर दिखाता है, इसमें लेट से असर दिखाता है। बात यही खूबी है, नहीं सड़ता नहीं है। रासायनिक वाला में सड़ता है, ऑर्गेनिक वाला में सड़ता कम है, नहीं सड़ता है। फायदा कैसे नहीं है। जैविक खेती करके दिनेश उरांव अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस आमदनी से वो अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। ये खेती जो कर रहे हैं हम ना, तो एक क्या बोले बिजनेस के रूप में खेती करते हैं। और पहले था कि खाने के लिए लोग करता था, चलो साल भर किसी तरह से गुजर बसर चल गया तो हो गया। ये नहीं कि अब क्या है कि हम लोग बिजनेस के तौर पर खेती कर रहे हैं। लेबर को कॉस्टली, खाद बीज सबको जोड़ नाड़ के चलते हैं। देखिए वो किसान में कहना मुश्किल है कि कितना हो जाता है नहीं जाता। मान के चलिए कोई फसल में अगर 3 महीना में, यहाँ खेला होता है साल भर का नहीं देखते हैं हम लोग, 3 महीना का देखते हैं। 3 महीना में हो गया तो मान के चलिए अबर का सीज़न तो से तरबूज का सीज़न था, मैंने आदमी लोग 10-10 लाख 20-20 लाख 1 करोड़ कमाया है अबर। हम 4 ग्राम छीटे थे, उसमें से 1.5 लाख का हम बिक्री किए हैं तरबूज में। तो वही 3 महीना खेला होता है, साल भर का कोई आंकड़ा नहीं है। 3 महीना में मान के चलिए अगर बढ़िया से आमदनी हुआ तो यही सोचते हैं कि एक सर्विस वाला का 3 महीना में हम लोग रफा दफा कर देते हैं। हाँ 12 महीने में कमाया ना, हम 3 महीने में उसका निकाल देते हैं, अगर ऊपर वाला साथ दिया तब। लेकिन एक चीज़ इतना है कि नुकसान नहीं जाता है। देखिए मेरा कुछ फालतू इनकम है नहीं, जो है खेती है। मैंने क्या बोलेंगे, दो बच्चा है मेरा, एक बेटा बेटी। अभी एक लड़का रांची में पढ़ता है, बेटी अभी टीटीसी करके घर में तैयारी कर रही है, कॉलेज कर रही है, और बेटा अभी रांची में साइंस लिया है। देखिए अब उसका इच्छा कह नहीं सकते हैं, किसी को ज़बरदस्ती लाइन पर लाना गरा है, उसका लाइन किस लाइन है। हाँ लेकिन इतना है कि जब आता है तो मदद करता है। धनामुंजी ग्राम की संतोषी तिग्गा भी आज अपनी खेती को परिवर्तित कर रही हैं। वो अपनी खेती में जैविक विधि अपना रही हैं तथा मल्चिंग और ड्रिप का सहारा ले रही हैं। इसका प्रेरणा आए थे भैया लोग ही, जैसे कि आते हैं ना, कुछ में जुड़े हुए हैं, बाहर से आते हैं, वही लोग बताते हैं ऐसा खेती करने से बहुत सुविधा होता है। अभी मल्चिंग के द्वारा जो कर रहे हैं तो उसमें धूप का सीज़न है और बहुत पानी कम लगता है, पानी का दिक्कत होता है ज़्यादा खेती करने में, तो उसमें पानी बहुत कम लगता है और अच्छा फसल होता है। मल्चिंग खेती में जैसे कि कुछ भी डालते हैं तो वो 2 गुना होता है, मरने का चांस नहीं रहता है, बहुत कम मरता है। और जैसे आज का धूप का सीज़न में अगर हम लोग कभी ऐसे ही डालते खोद के तो उसमें बहुत मर जाता और उसका ज़्यादा फल नहीं आता। इसके लिए तो बाहर से आए हुए हैं किए हैं, जो भी संस्था में कंपनी में किए हैं वही लोग आके बताए हैं हम लोग को, तभी वही लोग का देख के वही लोग का बात को सोच समझ के ही कर रहे हैं। ये आज जैविक खेती से अपनी भूमि पर तरह तरह की सब्जियां उगा रही हैं तथा साथ में इन्होंने अपनी भूमि पर आम के बगीचे भी लगाए हैं। इसे बेचने में इन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। खरीदार खुद इनके यहाँ आते हैं और इनके उत्पाद खरीद कर ले जाते हैं। हम करेला का खेती करते हैं, दंगबोदी का करते हैं, खीरा का खेती करते हैं और झींगी करते हैं, गोंगरा करते हैं और फरसबीन करते हैं, मिर्चा का खेती करते हैं, कद्दू लगाते हैं। वो बाहर से ही आए हुए ही बताए हैं। और आम का खेती तो ये सबसे पहले ये गांव में बंगाल गए थे, बंगाल में बहुत ज़्यादा है आम का खेती, तो वहीं से जो काम करने गए थे हम लोग का गांव का माता पिता लोग, भैया लोग, तो वही लोग वहाँ देखे और किए हैं। बाज़ार की दूरी यहाँ से भंडरा है करीब 3 किलो या 4 किलो पड़ता होगा,
लेकिन हम लोग को जाना नहीं पड़ता है, लेने वाले लोग आ जाते हैं, घर में ही आ जाते हैं, खेत में ही आ जाते हैं, तो हम लोग को बाहर जाना ही नहीं पड़ता है। आज जैविक खेती की वजह से संतोषी तिग्गा अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेती हैं। उन्हें पैसों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी गृहस्थी अच्छी तरह से चला रही हैं और आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। जैसा कि हम लोग ज़्यादा खेती डालते हैं तो ज़्यादा ही होता है और कम डालने से कम ही होता है, लेकिन पैसा का लाभ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, दूसरों से मांगना नहीं पड़ता है और कुछ भी अपना घर चलाने के लिए भी दिक्कत नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी पैसा का दिक्कत नहीं होता है। और घर में, मेरे घर में तो हम अकेले हैं, मेरा हस्बैंड है और हम हैं और बच्चे लोग हैं बस, और तो कोई नहीं है, तो सारा कुछ हम ही को करना पड़ता है। जैविक खेती आज के समय की मांग है। इस खेती से जहां एक ओर स्वास्थ्य लाभ होता है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक लाभ भी होता है। ये खेती रासायनिक खेती की तुलना में काफी सस्ती होती है। इससे उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत दोनों बढ़ जाती है। धनामुंजी ग्राम के किसानों ने इसे अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाई है और खुद को समृद्ध किया है। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। बस आपको भी इस ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना है और आप भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले हमारा पता जरूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।